सीखेंगे क्रिएटिंग अरेज। अरेज क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ के आए हैं मैट्रिसेस होते हैं। असल में इसके अंदर हर तरह का मैट्रिक्स आ जाएगा। कॉलम वेक्टर लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, रो वेक्टर लिखना हो तो भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स जो कि डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम्स के साथ है, वो भी हर तरह के मैट्रिक्स को हम इसके अंदर लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम वन डायमेंशनल अरे लिखना सीखते हैं। वन डायमेंशनल अरे को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम है तो उसको भी वेक्टर बोलेंगे, एक रो है तो उसको भी वेक्टर बोलते हैं। और अगर वन से ज्यादा डायमेंशन का हो तो उसी अरे अरेंजमेंट से वर्ड निकला हुआ है तो उसी अरे को फिर हम कह देते हैं कि वो मैट्रिक्स बन जाता है। वन डायमेंशनल अरे को लिखने का तरीका क्या है, ये जो सारी ऊपर स्टोरी लिखी हुई है उनके लिए जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ के आए हुए उनको बताया हुआ है कि वन डायमेंशनल अरे लिखना क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो मैम आपको स्क्रीन तो शो नहीं हो रही। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। मोहम्मद सजावल, इसको तो मैं अभी आउट करती हूँ, इसको बहुत शौक है अपनी स्क्रीन दिखाने की। अच्छा जी मैं अभी दोबारा प्रेजेंट करती हूँ। अब हो गई शो? जी मैम अब होगी। जी थैंक यू। अच्छा अब हमको पता है ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करना होता है, तो ये अगर शो नहीं हो रही और शो हो रही है और आप में से जो कोई प्रेजेंट करता रहा अपनी स्क्रीन, तो यूट्यूब पे क्या इमेज बन रहा होगा। ये ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ फजलफीद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। पता भी है कि मैंने यूट्यूब में लिखा हुआ है कि ये हम कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और लेक्चरर। तो अगर यही हरकतें करते रहे कि अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करने का शौक दिखाते रहे कि यूट्यूब पे ये सारा कुछ आएगा और लोग सुनेंगे और पूरा पाकिस्तान हंसेगा कि ख्वाजा सईद यूनिवर्सिटी में इस तरह के बच्चे पढ़ते हैं। साथ से हम देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है कि क्रिएटिंग अरेज। अरे किसको बोलते हैं, अरेंजमेंट से निकला हुआ वर्ड है। जैसे हम मैट्रिसेस लिखते हैं और मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी हम ये कहते हैं कि ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। तो रेक्टेंगुलर अरे में हमने देखा हमारे पास वन डायमेंशनल अरेज भी होते हैं और वन डायमेंशन से ज्यादा डायमेंशन के अरेज भी होते हैं। वन डायमेंशनल अरेज को हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर का क्या मतलब कि या तो वो रो वेक्टर होगा जिसकी एक ही रो होगी या फिर वो कॉलम वेक्टर होगा जिसका एक ही कॉलम होगा। ये रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर हमें इसमें टाइप करने क्यों सीखना है, क्योंकि हमें आगे इनको बहुत ज्यादा यूज करना है। माइक्रोफोन किसी का ऑन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सीखेंगे क्रिएटिंग ए वेक्टर फ्रॉम ए नॉन लिस्ट ऑफ नंबर्स। कि अगर हमें नंबर्स पता है सारे तो उस वक्त हमें अगर वेक्टर लिखना है अपने मैटलैब के अंदर तो हमने कैसे लिखना है, ये उसकी कमांड लिखी हुई है कि शुरू में आप वेरिएबल नेम लिखेंगे, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, इक्वल टू डाल के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने अपने वेक्टर एलिमेंट्स को टाइप करना है। टाइप वेक्टर एलिमेंट। वेक्टर एलिमेंट्स को किस तरह टाइप करना है, टू क्रिएट ए रो वेक्टर। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेक्टर रो वेक्टर बने, टाइप दी एलिमेंट्स विद ए स्पेस और ए कॉमा बिटवीन दी एलिमेंट्स इनसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वेक्टर एलिमेंट्स आपने लिखने हैं सिर्फ एक स्पेस डाल के हर एलिमेंट लिखते जाएं, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि दरमियान में कॉमा डालते जाएं। एक एलिमेंट लिखा फिर कॉमा फिर दूसरा एलिमेंट। अभी हम करके देख लेते हैं। अगर हमें एक रो वेक्टर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल जो इसमें एग्जाम्पल दी हुई है उसी को देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है रो वेक्टर के, उसमें ईयर्स लिखे हैं 1984 से 1996 तक, लेकिन ये एक तरतीब से नहीं है, डिफरेंट गैप के साथ आ रहे हैं। 84 के बाद 86 से 88 1990 तरतीब से। लिखने का एक तरीका और भी हम सीखेंगे। अभी फिलहाल हम पहले ये रो वेक्टर लिखना सीख लें।
वाई आर, हमने ईयर का नाम देना है तो वाई आर देना है या फिर बेशक पूरा ईयर लिख लें, इसका मसला नहीं है क्योंकि ये कमांड नहीं है, ये वेरिएबल का नाम है। नाम हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ईयर इज इक्वल टू, यहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाली, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी ईयर्स लिखने हैं 1984, एक स्पेस प्रेस की, फिर 1986, फिर स्पेस प्रेस की 1988, एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास 2 वेक्टर लिख हो गया। इसी को लिखने का एक और तरीका भी है, YEAR इज इक्वल टू क्या तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट डाली, इसके अंदर जो भी वेक्टर के एलिमेंट्स हैं हम यहाँ पे डालते हैं 2001, यहाँ कॉमा डाल के 2002, कॉमा डाल के 2003, एंटर प्रेस किया, ये भी मेरे पास रो वेक्टर की फॉर्म में। तो रो वेक्टर को अगर हमें मैटलैब के अंदर टाइप करना है कमांड विंडो में या फिर स्क्रिप्ट फाइल में, तो उसका टाइप करने का तरीका क्या होगा, या तो एक स्पेस प्रेस करके अगला एलिमेंट लिखते हैं या फिर एक कॉमा डाल के अगला एलिमेंट लिखते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से वेक्टर की फॉर्म में लिखा आ जाएगा। जब हम नोटबुक पे वेक्टर लिख रहे होते हैं तो हम ये वाला तरीका यूज कर रहे होते हैं छोटे ब्रैकेट्स के साथ, लेकिन यहाँ मैटलैब के अंदर वेक्टर रो वेक्टर इस तरह से आएगा, कॉलम वेक्टर जो है वो कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि कॉलम वेक्टर जो है उसको किस तरह से लिखना है। टू क्रिएट ए कॉलम वेक्टर टाइप द लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट लिखने के बाद एंड देन एंटर एलिमेंट विद ए सेमीकोलन बिटवीन देम। या तो एक तरीका है कि एलिमेंट्स के दरमियान हम सेमीकोलन डाल दें तो हमारे पास वेक्टर जो है वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में डिस्प्ले होगा। दूसरा तरीका क्या है, हर एलिमेंट को लिखने के बाद एंटर की प्रेस कर दें तो भी क्या होगा, वेक्टर हमारा जो है कॉलम वेक्टर की फॉर्म में डिस्प्ले होगा। यहाँ हमने ब्रैकेट शुरू की थी, यहाँ हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। हम दोनों तरीके यहाँ करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय क्या रिपीट कर दूं? ये जो वेक्टर आप बना रहे हैं ना, इसकी समझ नहीं आ रही मैं। रो वेक्टर की समझ आइए? ये मैम रो का तो पता चल गया था, ये डबल कह रही है ना आप, इसकी नहीं समझ आ रही। तो कॉलम वेक्टर तो अभी मैंने नहीं लिखा ना, तो रिपीट क्यों कर दूं? जब मैं लिखूंगी तो वो रिपीट ही हो रहा होता है ना, थोड़ा सा तो सब्र करो फिर क्वेश्चन कर लेना। ओके मैम। कॉलम वेक्टर को अभी हम लिख के देखते हैं। यही वाला जो हमने रो वेक्टर में लिखा उसी को कॉलम वेक्टर में लिख लेते हैं। हमने क्या किया, YEAR ईयर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट शुरू की, यहाँ 19 मैंने ऊपर जो लिखा था मैं वही वाला वेक्टर लिखी, 84। एक तरीका ये है कि यहाँ सेमीकोलन डाला, फिर अगला ईयर लिख दिया जो भी आपकी अगली वैल्यू है। अगली वैल्यू क्या आ गई, 86। ये जो हमारा ये वाला वेक्टर था, इसी वेक्टर को मैं यहाँ कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख रही हूँ। फिर सेमीकोलन डाला, फिर लिख दिया 1988, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब एंटर प्रेस किया तो ये वेक्टर मेरे पास कॉलम वेक्टर की फॉर्म में आ गया। एक तरीका कॉलम वेक्टर को लिखने का ये हो गया। दूसरा तरीका YEAR इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू की, 1984, यहीं पे एंटर प्रेस कर दें तो फिर आपके पास दूसरी एंट्री। अब देखो एंटर प्रेस किया, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आई, जो कि ये कमांड प्रॉम्प्ट होती है वो यहाँ पे नहीं आई। इसका मतलब कि अभी मेरी यही वाली वैल्यू जो है वो आगे चल रही है। 1984, आगे क्या लिखना है 1986, फिर एंटर प्रेस किया 1988। अब मेरा वेक्टर यहाँ एंड हो गया। ये देखो ये वाला वेक्टर था जिसको मैं कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख रही हूँ, यहाँ एंड हो गया तो अब यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब एंटर प्रेस करूंगी तो ये मेरे पास कॉलम वेक्टर की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगी। तो दोबारा से हम देख लेते हैं, रो वेक्टर को लिखने का तरीका क्या था। रो वेक्टर को लिखने का तरीका था कि
इसी तरह रो के अंदर ही सिर्फ एक स्पेस डाल के अगली एंट्री लिखते हैं। पहली एंट्री स्पेस डाली, अगली एंट्री स्पेस डाली, अगली एंट्री, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस किया, तो ये मेरे पास डिस्प्ले हो गया रो वेक्टर की फॉर्म में। स्पेस के साथ लिखें या फिर कॉमा के साथ लिखें तो ये हमारे पास बनेगा रो वेक्टर। सेमी कॉलन के साथ लिखें या फिर सेमीकोलन के साथ लिखें या फिर एंटर प्रेस कर करके एंट्रीज को लिखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कॉलम वेक्टर। एंटर प्रेस करके अगर हम एंट्रीज को लिख रहे हैं तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये डिस्प्ले होगा। अदरवाइज ये आगे से आगे यही वाली एंट्रीज जो है वो चलती जाएंगी। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट की, जहाँ वेक्टर की एंट्रीज एंड हो गई वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई थी। To create a column vector, type the left square bracket left side वाली हमने टाइप की, and then enter the elements with a semicolon between them। उनके दरमियान सेमीकोलन डालते हुए एलिमेंट्स लिख लें, या दूसरा तरीका क्या है, और प्रेस एंटर की आफ्टर ईच एलिमेंट, या फिर हर एलिमेंट के बाद एंटर की को प्रेस करते जाएं। लेकिन जब लास्ट एंट्री लिख चुके तो आप स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दें, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो डिस्प्ले होगा वेक्टर वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में डिस्प्ले होगा, जैसे इसने यहाँ पे इस तरह से करके दिखाया। ये इसने सेमीकोलन डाल के एंट्रीज डाली थी और ये हमारे पास क्यों कॉलम वेक्टर की फॉर्म में डिस्प्ले हो गया। अब बताएं रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर लिखने में कोई मसला रह गया किसी का? हाँ भाई, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर लिखने में मेरा नहीं ख्याल अब आपको कोई मसला होना चाहिए। जब आपको मैटलैब मिल जाएगा तो फिर प्रैक्टिस करते वक्त आपको मुश्किल लगे तो ये यूट्यूब वीडियो पड़ी होगी, आप इस वीडियो को साथ साथ चलाएं, साथ साथ कमांड प्रेस करते जाएं तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर लिखना सीख लिया। अब क्रिएटिंग ए वेक्टर विद कांस्टेंट स्पेसिंग। कांस्टेंट स्पेसिंग के साथ वेक्टर को लिखने का एक आसान तरीका है, उसकी कमांड क्या है। कांस्टेंट स्पेसिंग का मतलब कि एक खास इंटरवल के बाद हमारी वैल्यूज जो हैं वो ऐड होती जा रही हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट स्पेसिंग है कि 2 ऐड करने से 3 आ जाता है, 3 में 2 ऐड करने से 5 आ जाता है, 5 में 2 ऐड करने से 7 आ जाता है। तो कांस्टेंट स्पेसिंग वाले वेक्टर को लिखने के लिए हम कैसे उसकी कमांड यूज कर सकते हैं जो कि आसान है इस पिछली वाली कमांड की निस्बत। वो क्या है, वेरिएबल नेम जो भी आपने नाम दिया इज इक्वल टू m कॉलन q कॉलन n। m क्या है, पहली टर्म है जहां से हमने वेक्टर को स्टार्ट करना है, q क्या है, स्पेसिंग है, लास्ट टर्म क्या है, एंड जहां पे हमें वेक्टर को एंड करना है। m पहली टर्म, q आखिरी टर्म, सॉरी q स्पेस जिसको ऐड करने से हर अगला नंबर आता है, n आखिरी टर्म। जैसे यहाँ पे ये लिखा m इस वक्त 1 है, q 2 है और n क्या है 13। इसका मतलब है कि 1 से लेके 13 तक वैल्यूज लिखनी है, कितनी स्पेस के साथ, 2 स्पेस के साथ। अभी हम इसको यहाँ पे भी लिख के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट है। मैंने क्या कहा, जब भी आप कमांड लिखें तो आप ये चेक करें कि सामने कमांड प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। कमांड प्रॉम्प्ट के आगे मैं लिखती हूँ कि मैं एक वेक्टर लिखना चाहती हूँ, वेक्टर b इज इक्वल टू, और इस वेक्टर में किस तरह से वैल्यूज हैं, इवन नंबर्स अगर मुझे लिखने हैं, इवन नंबर्स लिखने हैं तो 2 से, सॉरी ब्रैकेट के ब्रैकेट 2 से स्टार्ट करके, इवन नंबर्स में स्पेस कितनी होती है, 2 + 1 करने से अगला नंबर आता है या 2 + 2 करने से। हर नंबर में +2 करने से अगला नंबर जो है वो इवन नंबर आता जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं है जनरल, क्योंकि मैंने इसको शुरू 2 से किया है इसलिए यहाँ मेरे पास इवन नंबर्स आएंगे। तो 2 कॉलन स्पेस मेरी कितनी होनी चाहिए, 2, मैंने सेमीकोलन डाल दिया, यहाँ कॉलन आना है, स्पेस कितनी होनी चाहिए 2, और मैं कहाँ तक डालना चाहती हूँ 10 तक, कॉलन 10। अब इस पे एंटर प्रेस करें तो ये मेरे पास वेक्टर लिख हो गया। किस तरह से 2, 4, 6, 10 हर दो एलिमेंट के दरमियान जो स्पेस है वो कितनी है, 2 है। पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए 2, लास्ट वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए 10। कि कांस्टेंट स्पेसिंग के साथ अगर आपको वेक्टर लिखना है तो बजाय इसके कि आप ये सारे एलिमेंट्स टाइप करते रहें,
2, 4, 6, 8, 10। आप सिर्फ ये 3 एंट्रीज लिखेंगे तो आपके पास ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले में आ जाएंगे। ये वहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होता है जब हमें लंबे लंबे वेक्टर्स लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल 100 एंट्रीज का वेक्टर लिखना है तो 2 की स्पेसिंग के साथ आप 2 से 100 तक लिखते हैं। अभी हम करके भी देख लेते हैं कि हमने इसको शुरू किया 2 से, कॉलन 2 की स्पेस रखी, कॉलन मुझे 100 तक नंबर्स चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं 50 एंट्रीज टाइप करूं, मैंने सिर्फ ये 3 एंट्रीज टाइप की हैं, एंटर प्रेस किया, ये मेरे पास 100 एंट्रीज आ गई। 100 नहीं, ये 50 एंट्रीज होंगी क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 1 to 17, ये देखो हर कॉलम में लिखी हुई एंट्रीज की तादाद भी उसने ऊपर लिख दी। ये 1 to 17 नंबर्स यहाँ पे हैं, 18 से 34 तक नंबर्स यहाँ पे हैं, 35 से 50 तक नंबर्स जो है वो यहाँ पे। टोटल नंबर्स 50 होंगे ना, क्योंकि हम 2 की स्पेस के साथ इन नंबर्स को लेके चल रहे हैं। अच्छा। वो कहता है कि इस कमांड को लिखने के लिए ये जो ब्रैकेट की ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, अगर आप ब्रैकेट नहीं भी डालेंगे तो भी ये कमांड ठीक ही रन होगी। लेकिन जो हमने पहले वेक्टर लिखना सीखा, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर, वहां पे ब्रैकेट डालना जरूरी है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट -3, लास्ट टर्म 7, इफ स्पेसिंग इज ओमिटेड, अगर दरमियान में से, ये देखो हमने ये तरीका सीखा था लिखने का, 1 कॉलन स्पेसिंग कॉलन लास्ट एंट्री। लेकिन अगर स्पेसिंग वाला एलिमेंट हम दरमियान में नहीं लिखते तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली मैटलैब 1 की स्पेस के साथ सारे एलिमेंट लिख देगा। स्पेसिंग के अंदर एलिमेंट हम जो है वो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप कमांड देखें क्या उसने लिखी, 21 -3 6, मतलब 21 पहला एलिमेंट होगा, 6 आखिरी एलिमेंट होगा, -3 की स्पेसिंग के साथ ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो वेक्टर में शो हो जाएंगे। अभी हम करके देखते हैं क्या होता है अगर हम ये लिखते हैं 20, इसको वेरिएबल का नाम दे देते हैं x इज इक्वल टू, अच्छा क्या था 26, 21 -3 और 6, 21 पहला एलिमेंट, स्पेस कितनी रखनी है -3 की, कॉलन के बाद आखिरी एलिमेंट क्या आएगा, 6 आएगा। एंटर प्रेस किया तो ये हमारे पास -3 होता जा रहा है। 21 में से 3 माइनस किया, 18 में से 3 माइनस किया, 15 में से 3 माइनस किया, 12 में से 3 माइनस किया, 9 में से 3 माइनस किया तो 6। पहली एंट्री, मतलब ये कमांड लिख के बताने का मकसद ये है कि स्पेसिंग लाजमी नहीं है कि पॉजिटिव नंबर ही हो, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। और अगर हम स्पेसिंग वाला एलिमेंट बीच में टाइप नहीं करते, सिर्फ 2 एलिमेंट एक कॉलम के साथ टाइप करते हैं, तो क्या होगा कि वो खुद ब खुद 1 की स्पेसिंग के साथ पूरा वेक्टर लिख देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि if the numbers m, q and n are such that the value of n cannot be obtained, अगर आपने q स्पेसिंग को यूज करते हुए m, q और n नंबर्स इस तरह से लिख दिए हैं कि लास्ट वाला नंबर इस q स्पेसिंग के साथ नहीं आ सकता, तो फिर वो क्या करेगा, बाय एडिंग q to m, then for positive n, the last element in the vector will be the last number that does not exceed n, वो n से आगे किसी सूरत नहीं जाएगा, वो पीछे ही रुक जाएगा। अभी हम करके देख लेते हैं कि अगर हम यही कमांड लिखते हैं x a इज इक्वल टू, ये वेरिएबल के नाम है, x दे दें, a दे दें, x a दे दें, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। x a इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट मैं वही रखती हूँ 21, मैं कहती हूँ कि मेरी स्पेस जो है वो -3 की है, लेकिन मेरा लास्ट एलिमेंट जो है ये 5 आना चाहिए। If the numbers m, q and n are such that the value of n cannot be obtained by adding q to m, q को m में ऐड करने से अगर n obtain नहीं होता, the last element in the vector will be the last number that does not exceed n, जो कि n से exceed नहीं करेगा for positive n। इसकी बात कुछ हो रहा है, हमारे पास रिजल्ट कुछ हो रहा है।
हम 2 की स्पेसिंग के साथ करके देखते हैं। कमांड एक्स बी इज इक्वल टू 2 स्पेसिंग 2 लास्ट एलिमेंट 13। अब कहते हैं हाँ, यहाँ पे जो इसने बात लिखी है पीडीएफ के अंदर, उसने एन के बारे में तो बता दिया था पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये कमांड असल में ठीक बनती है अगर क्यू और एन दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हों। असल में वो बात यहाँ इस पूरे कमेंट में ये कर रहा है कि अगर ऐसा हो कि एम के अंदर क्यू ऐड करने से एन नहीं आता, तो फिर ये कमांड जो है एन से आगे वाला नंबर नहीं लिखेगी बल्कि उससे पीछे स्टॉप कर देगी, जैसे हमने यहाँ पे करके देखा। 2 की स्पेसिंग, 2 से एलिमेंट शुरू किया, 2 की स्पेसिंग के साथ मैं चाहती हूँ 13 तक एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ डिस्प्ले हों। तो अब 13 तो 2 ऐड करने से नहीं आ सकता ना। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12। अब इसमें +2 करेंगे तो वो 14 बनता है। तो उसने यहाँ इस पीडीएफ में यही बात बताई है कि वो जो आपने लास्ट नंबर n लिखा है उससे आगे वाले नंबर तक नहीं मैटलैब डिस्प्ले करेगा, बल्कि क्या करेगा, उससे पीछे वाले नंबर पे जाके उसको रोक देगा। जैसे अभी मैंने कहा कि 2 की स्पेसिंग के साथ 2 में एलिमेंट्स ऐड करते करते मुझे 13 तक नंबर चाहिए, तो 13 से पीछे ही रोक देगा, 13 से आगे वाला नंबर वो यहाँ नहीं लिखेगा। वैसे अगर आप देखें तो मैथमेटिकली भी ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि 2 में ऐड करते करते 2 की स्पेसिंग के साथ मुझे 13 तक नंबर चाहिए, तो 13 तक ये 12 भी बनते थे, मुझे 13 से आगे के तो नंबर ही नहीं चाहिए थे। हाँ जी, अब बताएं कि इसका क्या क्वेश्चन है। मैम इस तरह ऊपर वाले में आपने किया तो n तो 5 है, तो वहाँ पर जो 6 आया तो n को एक्सीड हाँ कर दिया। वो जो है ना, ये क्योंकि हमारा q माइनस था, वो माइनस करते करते अब इसको आप देखो, हम इसको जरा, अच्छा माइक्रोफोन तो बंद कर देना। इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हम कहते हैं कि 21 में -3 करते करते मुझे 5 तक नंबर चाहिए। हम इस कमांड की या ये जो इसने पीडीएफ में बात लिखी हुई है इसकी बात नहीं करते, हम मैथमेटिकली बात करते हैं। तो जाहिर है मैथमेटिक्स में आप 5वें सेमेस्टर तक पहुंच के इतनी स्ट्रॉन्ग तो लॉजिक हो गई होगी ना। तो लॉजिक क्या बनती है कि 21 से 3 माइनस करते 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 मुझे उतने एलिमेंट्स चाहिए जो 5 तक जाएं। तो अगर एग्जैक्ट 5 नहीं भी आता तो यहाँ 6 आया, तो यहाँ तक मुझे मसला तो नहीं है। 21 - 3 किया 18, 18 - 3 किया 15, 15 - 3 किया 12, -3 किया 9, -3 किया 6। ये 5 से तो पहले का ही नंबर है ना, मतलब 5 से आगे तो नहीं चला गया। तो अगर इसको लॉजिकली देखें तो क्या बात बनती है कि 21 में से 3 को माइनस करते 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 5 तक जितने एलिमेंट्स आते हैं वो सारे हमने इस वेक्टर में शो करने हैं। तो वो उसने यही काम किया, 21 से माइनस करते करते 5 तक जितने एलिमेंट आते, 5 से आगे तो वो नहीं गया, 5 से पीछे तक ही जितने एलिमेंट आए वो इसने। आप ये समझ लो कि जैसे साइंटिफिक नोटेशन से आप सेट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हो, ये उस चीज को अगर आप यहाँ यूज करो तो ये बड़ी क्लियर सी बात है। इसने जो कमेंट यहाँ पीडीएफ में लिखा हुआ है, ये इसने क्यू और एन दोनों पॉजिटिव के लिए लिखा हुआ है। तो सिंपल बात उसने सिर्फ मैथलैब में इतनी शो करनी चाहिए जो लॉजिकली भी बनती है कि वो यहाँ आ जाए, और पीछे तक की वो उस केस में कह रहा है जब क्यू भी पॉजिटिव हो और एन भी पॉजिटिव हो। तो अगर आपको ये पीछे तक वाला वर्ड कंफ्यूज कर रहा है तो आप लॉजिकली इसको देख लें कि 21 में से 3 को माइनस करते करते 5 तक जितने एलिमेंट बनने चाहिए थे वो सारे एलिमेंट इस वेक्टर में डिस्प्ले होने चाहिए थे, और वही सारे डिस्प्ले हुए। हाँ भाई, अब बताओ कोई क्वेश्चन। लग गई समझ। नेक्स्ट क्या है, इफ ओनली 2 नंबर्स द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर टाइप। ये जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में बता दिया कि अगर सिर्फ पहला और आखिरी टर्म जो है वो टाइप की हुई होगी तो स्पेसिंग को ओमिट कर दिया गया है, दरमियान में नहीं लिखा गया, तो डिफॉल्ट स्पेसिंग क्या होगी, वो 1 होगी। डिफॉल्ट स्पेसिंग का मतलब कि ऑटोमेटिकली मैटलैब जो है वो 1 की स्पेसिंग को लेते हुए पूरा वेक्टर टाइप डिस्प्ले कर देगा। Creating a vector with linear or equal spacing by specifying the first term and last term and the number of terms. यहाँ हम स्पेस को स्पेसिफाई करते थे, यहाँ हम
नंबर ऑफ टर्म्स को स्पेसिफाई करेंगे। है इसमें भी लीनियर स्पेसिंग के दरमियान में स्पेस इक्वल रहेगी, इसमें भी वही था, दरमियान में स्पेस इक्वल रहती थी। इसमें हम जब कमांड लिखते थे तो 3 चीजें लिखते थे, एक पहला एलिमेंट, आखिरी एलिमेंट और दरमियान में स्पेसिंग। यहाँ पे भी 3 ही चीजें लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहला एलिमेंट, आखिरी एलिमेंट और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे। स्पेसिंग ये मैटलैब जो है ये खुद से कैलकुलेट करेगा। अभी देख लेते हैं इसमें कैसे कमांड लिखनी कैसे है, स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट होती है। कमांड ऐसे लिखनी है, वेरिएबल का आपने नाम लिखा, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, इक्वल टू लाइन। ये लाइन का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखे हुए, ई इसमें नहीं है, LIN सिर्फ इतना। लाइन स्पेस XI का मतलब पहला एलिमेंट जो आप चाहते हैं आपके वेक्टर में आए। XF का मतलब आखिरी एलिमेंट जो आप चाहते हैं आपके वेक्टर में आए। N जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप चाहते हैं कि आपके वेक्टर में डिस्प्ले हो। जैसे यहाँ पे उसने लिख के दिखाया 0, 8 और 6 कि आपके वेक्टर का पहला एलिमेंट 0 होगा, आपके वेक्टर का आखिरी एलिमेंट 8 होगा, और टोटल जो आपकी टर्म्स आएंगी वो कितनी होंगी, 6 टर्म्स होंगी, मतलब 6 एलिमेंट्स का एक वेक्टर टाइप होगा। हम यहाँ करके देख लेते हैं अपने मैटलैब में कैसे लिखनी है कमांड। वेक्टर का नाम हम कुछ भी दे लेते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू के ब्रैकेट, पहला एलिमेंट मैं चाहती हूँ कि मेरे वेक्टर का 2 डिस्प्ले हो, आखिरी एलिमेंट मैं चाहती हूँ कि 14 डिस्प्ले हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं चाहती हूँ कितने हो, मैम लाइन स्पेस लिखना जी इज इक्वल टू आगे लाइन स्पेस नहीं लिखना इसमें। हाँ लिखना लाइन स्पेस। अगर मैं लाइन स्पेस नहीं लिखती तो ये वाली कमांड यूज हो जाती, 14 की स्पेसिंग के साथ हो देता। अच्छा क्या लिखना है, लाइन स्पेस, पहला एलिमेंट 2 हो, लास्ट एलिमेंट 14 हो, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं चाहती हूँ कि ये 6। अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो मुझे आवाज से समझ नहीं आई। एरर, अनबैलेंस और अनएक्सपेक्टेड पैरेंथेसिस और ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट यहाँ पे यूज हो सकती है। V is equal to small bracket 2 colon 14 colon 6। इस सॉरी लाइन स्पेस करनी मैंने लिखा LINSPACE, यही स्पेलिंग है लाइन स्पेस, LINSPACE। 2 आपके वेक्टर की पहली टर्म होगी, 14 आखिरी टर्म होगी, 6 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अभी हम इसको एंटर करते हैं। अब क्या एरर आ गया, नॉट एनफ इनपुट आर्गुमेंट। फ्लोर डबल ऑफ n, डबल ऑफ n आता है 12, 12 का फ्लोर तो 12 ही रहेगा। किसी की कमांड को टाइप करके देखते हैं, ये होती है डिस्प्ले 0, 8 और 6। क्या था, हम वेक्टर का नाम देते हैं v इज इक्वल टू लाइन स्पेस 0, 8, 6। ये डिस्प्ले हुआ, और कैसे डिस्प्ले हुआ, 0 टोटल टर्म्स कितनी आई, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 टर्म्स आई, और पहली टर्म 0 थी, लास्ट टर्म 8 थी। इसने जो दरमियान में स्पेसिंग निकाली है, हाँ जी मैम ऊपर वाले में जो एरर है वहाँ आपने कोलन लगाया हुआ है या कोमा आना है 2, 14 और 6 में। हाँ
कॉमा, अभी करके देखते हैं ये सही आता है। b इज इक्वल टू LIN। इसीलिए मैं आपसे भी कहती हूँ कि आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, होंगे, लिख बैठेंगे तभी कॉमा पहला एलिमेंट 2, लास्ट एलिमेंट 14, 1 2 3 4 5 करिए। अच्छा, ये हमें कमांड लिखने का तरीका तो समझ आ गया कि हम क्या करते हैं। हम पहला एलिमेंट वेक्टर का नाम, जो भी हम वेक्टर का नाम देना चाहते हैं, इज इक्वल टू लाइन स्पेस छोटी ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ पहला एलिमेंट, आखिरी एलिमेंट, और ये जो हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रखी है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रखी। अब क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि ये दरमियान में स्पेस कैसे निकाली गई है? ये वैसे इसने खुद यहाँ बता भी दिया, स्पेस कैसे निकाली गई है। यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है 4.4, यहाँ आ रहा है 6.8। इसको देखते हुए मैं कहती हूँ मैटलैब को भूल जाएं आप, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस कि आपको इस वक्त ये पता है कि आपके वेक्टर की पहली टर्म 2 आएगी, लास्ट टर्म 14 आएगी, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 6 हैं। तो स्पेसिंग अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, कोई मुझे बता सकता है? मैम 2.4 ऐड हुआ है हर में। 2.4 तो ऐड हुआ, तो आपने इस वेक्टर को देखते हुए बता दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। चलो ये भी एक तरीका है। अगर मैं आपको मैनुअली कहती हूँ कि मैनुअली आप मुझे एक वेक्टर लिख के दें, आपके पास मैटलैब नहीं है, तो आपके पास पहला एलिमेंट वेक्टर का 2 होना चाहिए, आखिरी एलिमेंट 14 होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 होनी चाहिए। तो मैनुअली आप इसके दरमियान की स्पेस कैसे निकालेंगे? मैम हम 14 को डिवाइड कर देंगे 6 से। 14 को नहीं, हाँ मतलब बाहर हम 6 2 और रखेंगे, 14 अंदर का डिफरेंस होगा। हाँ 2 और 14 का डिफरेंस होगा ना, उसको डिवाइड करेंगे 6 पर, तो लाइन स्पेस आ जाएगी उसके लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगी, स्पेस आ जाएगी। अभी करके देख लेते हैं। 2 और 14 का डिफरेंस आया 12, 12 को 6 से डिवाइड किया तो वो तो 2 आ रहा था, लेकिन इसने तो 2.4 ऐड किया। मैं बताती हूँ, आप काफी हद तक सही पहुंच गए। ये वैसे न्यूमेरिकल में आपके तरीका यूज भी करेंगे। आपको पहली टर्म बता दी गई होगी, आखिरी टर्म बता दी गई होगी, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को देखते हुए स्पेस आपने खुद निकालनी होगी। ये उस न्यूमेरिकल एनालिसिस में इस तरह के टेबल्स आपको बनाने पड़ते हैं, आगे जाके आप सीखेंगे, अभी तो बहुत शुरू में है। तो आपने कैसे बनाना है? 14 - 2 तक, तो ये जिस किसी ने भी जवाब दिया बहुत अच्छा दिया। डिवाइडेड बाय 6 नहीं बल्कि 6 - 1 करना है, मतलब n - 1, लास्ट टर्म माइनस पहली टर्म डिवाइडेड बाय n - 1। अभी आप इसको करके देख लें। 14 - 2 12 डिवाइडेड बाय 5 करें तो क्या आता है? 2.4 आ रहा है। 2.4 आएगा, तो वही उसने किया यहाँ पे देख। तो क्या फार्मूला हुआ, ये आप अपने पास नोट्स में लिख लें कहीं एक साइड पे, कि आपको पहली टर्म पता है, आखिरी टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो स्पेस निकालने का क्या फार्मूला बना कि आखिरी टर्म माइनस पहली टर्म डिवाइडेड बाय n - 1। यहाँ हम देखते हैं, उसने पहली टर्म के लिए xi यूज किया था, आखिरी टर्म के लिए xf, और n क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एक वेक्टर में होने चाहिए। तो इन्हीं नोटेशंस को यूज करते हुए आप फार्मूला से लिखेंगे xf - xi डिवाइडेड बाय n - 1। तो ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग को लेते हुए टोटल इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। बहरहाल वापस आते हैं हम अपने मैटलैब की तरफ। मैनुअली काम हो गया। मैटलैब में अब तक हमने वेक्टर लिखने के 3-4 तरीके मेरे ख्याल से सीख लिए हैं। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि
रो वेक्टर किस तरह लिखना है, कॉलम वेक्टर किस तरह लिखना है। रो वेक्टर लिखने के लिए क्या किया था, सिर्फ एक स्पेस डाली या फिर दरमियान में कॉमा डाले। कॉलम वेक्टर लिखने के लिए सेमी कॉलन डालते जाएं हर दो नंबर के दरमियान या फिर एंटर प्रेस करते जाएं। ये हमने सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर हम स्पेसिंग को फिक्स करते हुए पहली टर्म और आखिरी टर्म लिखें तो वेक्टर को किस तरह टाइप करना है कमांड विंडो के अंदर। फिर हमने ये सीखा कि लाइन स्पेस की कमांड कैसे यूज करनी है, पहली टर्म, आखिरी टर्म और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसके लिए लाइन स्पेस की कमांड में और ये जो स्पेसिंग को यूज करते हुए कमांड, इसको लिखने के तरीके में काफी फर्क आ रहा था। यहाँ छोटी ब्रैकेट दरमियान में कॉमास थे, वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और दरमियान में कॉलम्स थे। ये जो हम यहाँ पे स्पेसिंग वाली कमांड यूज कर रहे थे कि पहली टर्म पता है, आखिरी टर्म पता है और दरमियान की स्पेस पता है। अच्छा, इसमें क्या है लाइन स्पेस की कमांड में, व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ओमिटेड, कि अगर हम लास्ट वाली टर्म n नहीं लिखते तो इसके अंदर डिफॉल्ट जो है वो 100 टर्म्स को ये शो करेगा। अभी हम करके देख लेते हैं, जैसे इनकी ही ये कमांड है। चलो इस कमांड को छोड़ो, हम खुद से कुछ और कमांड लिख देते हैं। काम की क्या है, अब हम u वेक्टर लिखते हैं इज इक्वल टू लाइन स्पेस स्पेस। अब हम कहते हैं हम सिर्फ फर्स्ट टर्म लिखेंगे कॉमा और लास्ट टर्म लिखेंगे 999। हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं लिखी, तो ये क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 लेगा। 100 टर्म्स बनाने के लिए स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या है, स्पेस कैसे इसमें कैलकुलेट करनी है वो मैंने आपको भी पहले भी बताया। स्पेस कैलकुलेट करने का तरीका है 999 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब हमें क्या पता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रखनी है, 100, क्योंकि इसके अंदर डिफॉल्ट है ये डिफॉल्ट, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 रखेगा। तो क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 999 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1। उसको यूज करते हुए इसने लाइन स्पेसिंग कैलकुलेट की, हर दो एलिमेंट्स के दरमियान की स्पेसिंग कैलकुलेट की और फिर टोटल 100 एंट्रीज हैं वो यहाँ पे शो कर। यहाँ पे हमें क्या पता चला कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिखते तो डिफॉल्ट मैटलैब क्या यूज करेगा, 100 यूज करेगा। 100 एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड। अच्छा, अब हम सीखेंगे क्रिएटिंग 2 डायमेंशनल अरे के 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को किस तरह से लिखना है। यहाँ उसकी कमांड लिखी हुई है, वेरिएबल नेम, जो भी हम मैट्रिक्स को नाम देना चाहते हैं। फर्स्ट रो एलिमेंट सेमीकोलन के बाद सेकंड रो एलिमेंट सेमीकोलन के बाद थर्ड रो एलिमेंट। और रो एलिमेंट्स लिखने का तरीका वही जैसे हमने पहले सीखा हुआ था। क्या तरीका था कि एक एक स्पेस देते जाना। तो अभी हम करके देख लेते हैं, कोई मैट्रिक्स यहाँ लिखना चाहते हैं हम, जैसे कि हमारी कमांड प्रॉम्प्ट की आ गई। मैट्रिक्स हम ए लिखना चाहते हैं इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट डाली, स्क्वायर ब्रैकेट, साथ ही इसको क्लोज भी कर देते हैं ताकि हमें याद हो। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट डाली, मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं 1 स्पेस 2 स्पेस 3। रो को लिखने का क्या तरीका था, स्पेसिस डालते जाना है। अब वो कहता है अगली रो लिखने के लिए जैसे हम कॉलम वेक्टर में करते होते थे, सेमी कॉलम यूज करना है और फिर अगली रो के एलिमेंट 2 स्पेस 3 स्पेस 5, फिर सेमी कॉलन डाल के 1 स्पेस 0 स्पेस 6। अब इसको एंटर प्रेस करें तो ये हमारे पास 3 का मैट्रिक्स आ गया। मैंने यहाँ 3 रोज लिखी थी और हर रो के अंदर 3 एंट्रीज थी, इसका मतलब 3 कॉलम्स बनेंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स लिखने का क्या तरीका, रो को लिखने का वही तरीका है कि आप स्पेस डालेंगे, कॉलम का भी वही तरीका है कि हम दरमियान में एक रो पूरी होने के बाद सेमी कॉलन का सिंबल यूज करें। अच्छा, वो कहता है यहाँ मैट्रिक्स लिखने के लिए भी कॉलम का दूसरा वाला तरीका यूज किया जा सकता है, जो कि हम एंटर की प्रेस करके करते थे। जैसे इसी वाले मैट्रिक्स को लिखने के लिए यहाँ सेमी कॉलन डालने के बजाय एंटर प्रेस करते हैं।
करके देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्पेस 2 स्पेस 3, एंटर प्रेस किया, 2 स्पेस 3 स्पेस 5, एंटर प्रेस किया, 1 स्पेस 0 स्पेस 8, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर प्रेस किया, तो ये मेरे पास वही वाला मैट्रिक्स ठीक हो गया। यहाँ पे उन्होंने एक और बात बताई है कि अगर हम ऐसा कर लें कि कुछ वेरिएबल्स को यहाँ पहले डिफाइन करके इन वेरिएबल्स को यूज करके भी हम मैट्रिक्स के अंदर की एंट्रीज लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ डिफाइन एक वेरिएबल कर लिया, सी डी इज इक्वल टू 6, ई इज इक्वल टू 3, एस इज इक्वल टू 4, इनको पर्टिकुलर वैल्यूज देती हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर हम ई यूज कर सकते हैं, सी डी स्टार एस, या सी डी वाला जो वेरिएबल है इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए एस के साथ, तो ये रो की दूसरी एंट्री है। तीसरी एंट्री क्या है, कॉस पाई बाय 3, पाई तो पहले से बिल्ट इन फंक्शन है, कॉस भी बिल्ट इन फंक्शन है। तो यहाँ उसने सिर्फ इतनी सी बात बताने की कोशिश की है कि मैट्रिक्स के अंदर लाजमी नहीं है आप सिर्फ नंबर्स 1 2 3 4 लिखें, बल्कि आप बिल्ट इन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और जो वेरिएबल्स आप यहाँ पर्टिकुलर डिफाइन करते हैं आप उनको यूज करके भी मैट्रिक्स की एंट्री लिख सकते हैं। अच्छा, rows of matrix can also be entered as vectors using notation of creating vectors with constant spacing। constant spacing के साथ वेक्टर को यूज करने का जो तरीका हमने सीखा, या लाइन स्पेस की कमांड को यूज करने का तरीका सीखा, हम इनको यूज करके भी वेक्टर्स की रो मैट्रिक्स की रोज जो हैं वो लिख सकते हैं। आपने नोट किया ये जो दोनों तरीके हमने यहाँ पे सीखे हैं, लाइन स्पेस वाला और दूसरा क्या था कांस्टेंट स्पेसिंग वाला, इनमें हमारे पास जो डिस्प्ले होता है वेक्टर वो रो की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स में भी अगर कोई रो लिखना चाहते हैं कांस्टेंट स्पेसिंग के साथ, हम कांस्टेंट स्पेसिंग वाली कमांड को यूज कर सकते हैं, जैसे इसने यहाँ पे किया 1 2 एंड 11। जैसा कि उसने कांस्टेंट स्पेसिंग की कमांड के अंदर खुद ही बता दिया था कि अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को नहीं भी यूज करेंगे तो मसला नहीं होगा। ये तो लाइन स्पेस वाली कमांड है, इससे पीछे हमने कांस्टेंट स्पेसिंग वाली कमांड सीखी थी ये। तो अभी हम एक मैट्रिक्स लिख के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मैंने लिखना है, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, मैं कहती हूँ इसकी सारी रोज मैं कांस्टेंट स्पेसिंग के साथ लिख लेती हूँ। 1 स्पेसिंग में यूज कर रही हूँ 2 की, और लास्ट एंट्री मेरे पास होनी चाहिए 6। ये आपको मैंने बता दिया है कि अगर 6 1 + 2 करते करते 6 नहीं भी आता तो 6 से पीछे वाली एंट्री वो खुद ही लिख देगा। फिर सेमीकोलन का मतलब कि नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड रो हम लिखते हैं, यही वाली सारी रोज लिख लेते हैं, 1 कॉलन 2 कॉलन 6 सेमीकोलन। थर्ड रो लिखते हैं 1 कॉलन 2 कॉलन 6। कॉलन डाल के अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं भी डाल रही तो इसका मतलब है कि ये इसने क्या करना है, पहली एंट्री 1 शो करेगा, लास्ट एंट्री अगर 6 आती है तो 6 शो करेगा, नहीं तो 6 से पीछे का कोई नंबर, और हर 2 एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस क्या होगी, 2 की होगी। यहाँ मैं ब्रैकेट को क्लोज करती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। 1 + 2 करने से 3 आता है, 3 + 2 करने से 5 आता है, तो 6 से पीछे का एक नंबर यहाँ आ गया। तो मैंने यही वाली एंट्रीज हर रो में लिखी थी, तो हर रो के अंदर यही एंट्रीज आ गई। ये मेरे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स आ गया। यहाँ तक मुझे बताएं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं।